सो गुड इवनिंग एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो जितने भी लोग ऑनलाइन हैं, जैसा कि आप सारे जानते हैं कि आज जो हमारी क्लास है वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आया है एचपी पटवारी का, उससे रिलेटेड ही रहने वाली है। और उसका सेकंड पार्ट जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को पता ही होगा कि पटवारी की नोटिफिकेशन जो है वो गवर्नमेंट द्वारा जारी की जा चुकी है और आई थिंक 2 से 3 महीने में इसका एग्ज़ाम आपको देखने को मिल जाएगा। अभी तो खैर जो ऑनलाइन इसकी एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो एक्सटेंड हो रही मतलब चल रही है। तो आप जब भी आपको लगे तो आप इसे प्लीज़ फॉर्म को टाइमली फिल अप कर दीजिएगा। और इसमें आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट ने जो उसका सिलेबस है वो चेंज मतलब कर रही है गवर्नमेंट। तो ऐसा भी कुछ खास ज़्यादा चेंज नहीं करेगी। प्लस टू लेवल पर जितना रिक्वायर्ड रहता है उतना ही चेंज होगी, क्योंकि ये अभी हाल ही में टीजीटी का भी शायद कुछ ऐसा था, तो उनका भी सिलेबस जो था वो लास्ट मतलब एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले ही पब्लिश किया गया था। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो हम तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उसी से रिलेटेड आपका आने वाला जो सिलेबस रहेगा और जो हम तैयारी कर रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो आज की क्लास शुरू करते हैं, फिर बाकी का जो डिस्कशन है वो क्लास के बाद करते हैं। ठीक है। सो कल हमने आई थिंक कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो उसके बाद ही जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम कंटिन्यू रखने वाले हैं। ज़्यादा 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 क्वेश्चंस नहीं है, थोड़े से क्वेश्चंस हैं, ताकि आपको भी मतलब आप भी ज़्यादा क्लास से बोर ना हो और समझ आ जाए। और इसके अलावा और भी जो क्वेश्चन है वो आपके लिए लाए जाएंगे। ठीक है। सो लेट्स सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये 2012 का ही क्वेश्चन है और उसके उसी पेपर में ये पूछा गया था। तो उसी को जो है मैंने कंसाइज किया हुआ है। सो दे आस्क्ड अबाउट कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, कि जो ह्यूमन हार्ट है उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं। सो दे आस्क्ड देयर 2, 3, 4 और 5। सो एवरीवन नोज देयर आर 4 चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट। देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ये पटवारी जैसे एग्जाम जो होते हैं, इसमें डायरेक्ट ऐसा सा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, क्योंकि वनडे एग्जाम होता है। और ये जनरल साइंस के जो हम मतलब 8, 9, 10th में पढ़ते हैं, तो उससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार ये पेपर में पूछा जाता है। आप क्लरिकल लेवल का क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, उसमें भी जो जनरल साइंस का जो सेक्शन होता है उसमें भी ये सीधा का सीधा पूछा जाता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। सो द राइट आंसर इज 4। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। देखिए, जो पंचायती राज सिस्टम है हमारा, जो ग्राउंड लेवल एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। सो दे आर आस्किंग हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश। सो आप सभी को पता है कि द राइट आंसर इज राजस्थान। राजस्थान। सुमित जी, ये जो पी वाई क्यूज की क्लासेस हैं ये चलती रहेंगी बीच बीच में। और जो इसका रेगुलर कोर्स है वो हम मंडे ट्यूसडे के अराउंड जो है लॉन्च करने वाले हैं। जो इसका पटवारी का रेगुलर कोर्स रहेगा वो मंडे ट्यूसडे तक जो है पूरी तरह लॉन्च हो जाएगा। और ये क्लासेस फ्री रहेंगी। जो भी मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मतलब सॉल्व जो है होते रहेंगे इसमें। तो ये जब तक चलेंगी तब तक चलेंगी, और आपके लिए जो और कंटेंट है फ्री में वो भी लाने की जो पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है। सो आपके क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्लास के बाद उन्हें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। सो अगर क्लास कंटिन्यूटी में अगर रिप्लाई नहीं कर पाया तो लास्ट में मैं जरूर आपके जो भी क्वेश्चन है क्वेरीज है उनके आंसर्स दूंगा। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। सो देव आस्क्ड NH7, NH8, NH27 और NH44। तो कोई बता सकता है कमेंट्स में, जो अभी लाइव देख रहा है वो बता सकता है कि विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। चलिए, कोई बात नहीं।
The right answer is NH44. NH44 is the longest हाईवे ऑफ इंडिया। और ये कहाँ से कहाँ तक है? देखिए ये है आपका कश्मीर टू कन्याकुमारी। सॉरी फॉर द ये थोड़ी, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी, ठीक है, कश्मीर श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी। एंड जो इसका टोटल डिस्टेंस है वो कितना है? सो द टोटल डिस्टेंस इज 4112 किलोमीटर, ठीक है। सो ये कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक सबसे लॉन्गेस्ट है इंडिया, मतलब इंडिया का हाईवे। और ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का भी पार्ट है, ठीक है। ये जब हम रेगुलर क्लासेस करेंगे तो ये हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट जो इसे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आई थिंक सभी को पता होगा। तो ये इसमें पूछा गया महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या सुभाष चंद्र बोस। सो इट इज गिवन बाय लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर। इनकी डेथ हुई थी ताशकंद में, ठीक है। बोला जाता है केजीबी का हाथ था इनकी डेथ में। केजीबी जानते होंगे आप, रशिया की सीक्रेट एजेंसी है। इनकी जो डेथ है, डेथ मिस्ट्री है, वो आज भी मिस्ट्री है, किसी को नहीं पता है कि इनकी डेथ कैसे हुई, ठीक है। और ये ताशकंद क्यों गए थे? इंडिया और पाकिस्तान का समझौता करवाने गए थे। मतलब इंडिया और पाकिस्तान के जो भी वॉर हुआ था 65 के अराउंड, उसमें उसकी जो मतलब कॉन्फ्रेंस था तो वो ताशकंद में था, इंडिया एंड पाकिस्तान का। तो उसमें हिस्सा लेने गए थे। तो रात को मतलब मीटिंग के बाद ये खाना वगैरह खा करके रात को जब सोए तो ये सुबह उठे नहीं। उसके बाद से इनकी डेथ हमेशा मिस्ट्री रही, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? इट इज 12, 18, 24 और 32। जो नेशनल फ्लैग है, नेशनल फ्लैग का जो चक्कर है उसमें कितने फ्लैप्स होते हैं टोटल? दे आस्क्ड अबाउट टोटल फ्लैप्स, सो दे आर 24। अच्छा ये बताइए कि जो नेशनल फ्लैग है उसे डिजाइन किसने किया था? हु डिजाइन्ड नेशनल फ्लैग? ये पेपर में आता है क्वेश्चन, देखिए वन वन लाइनर क्वेश्चन है और ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। कोई बता सकता है हु डिजाइन्ड नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ नेशनल फ्लैग? बता सकता है कोई कमेंट्स में? बता सकता है कोई? एनीवन हु इज वाचिंग कैन आंसर। सो चलिए मैं ही बता देता हूँ। इट इज डिजाइन्ड बाय पिंगलिंग वेंकैया, ठीक है। अच्छा मैं ही बता दूं? हाँ मैं तो बता ही दूंगा यार। रेशियो ऑफ नेशनल फ्लैग, इट इज 3:2। ये देखिए ये आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर क्वेश्चन है और ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं और ये पॉसिबिलिटी है कि दोबारा रिपीट होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन से बहुत क्वेश्चन निकलते हैं, तो मैं उसी पर्पज से आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आता हूँ ताकि आपको एक क्वेश्चन के अलावा और भी कुछ जो है क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर लगाती है? मतलब जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे कितनी ड्यूरेशन पे घूमती है? देखो अर्थ जो है वो जैसे मान लो सन है, तो सन के अराउंड तो घूम ही रही है, लेकिन वो घूमते घूमते अगर वो सन के अराउंड घूम रही है तो वो अपने एक्सिस पे भी घूम रही है ना, ऐसे ऐसे करके। सो हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग टू रिवॉल्व? कितना समय ले रही है, बता सकता है कोई?
सो इट इज टेकिंग 24 आवर्स अपने एक्सिस में घूमने के लिए। जो हमारी अर्थ है वो 24 घंटे लेती है, ठीक है। और ये 24 घंटे जो है दैट इज राउंड फिगर। एग्जैक्टली ये जो इसका टाइम है दैट इज 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स, ठीक है। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लेती है अपने एक्सिस में घूमने के लिए। जो हमारा 24 घंटे का समय होता है ना, वो यही होता है, ठीक है। और ये जो सन है, अगर मान लो सन के अराउंड घूम रही है, तो सन के अराउंड ही कितना टाइम लेती है घूमने के लिए। मतलब अगर सन की अगर ये परिक्रमा करेगी तो कितने समय में करेगी। तो ये करेगी 365 डेज में। जो ये हमारा साल होता है ना एक, 365 डेज, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा है? यस या नो प्लीज कमेंट में बता दीजिए मुझे, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। सुमित समझ आ रहा है? एंड और भी अगर कोई देख रहा है प्लीज बता सकता है समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। यस नो तो आप कमेंट कर ही सकते हैं इसमें, बता सकता है कोई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रोमिनेंट क्वेश्चन, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई। इसमें ये पूछा गया, दे आर आस्किंग अबाउट प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन के बारे में पता है किसी को कुछ? व्हेन इट वाज लॉन्च्ड? हाँ जी सुमित, इसमें हिंदी इंग्लिश भी आएगा, वो भी बताया जाएगा आपको। देखिए पहले बेसिक तो कीजिए, सब कुछ जो मतलब हमारे एंड से जो कुछ भी पूरा हो पाएगा आपको पूरी कोशिश की जाएगी बताने की, ताकि आप एटलीस्ट पेपर अपना टारगेट तो कर सकें। देखिए सिलेक्शन तो बाद की बात है, लेकिन पहले पेपर में बैठने की अप्रोच भी तो होनी चाहिए अपने पास, है ना। सो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 1950। आई थिंक 15 मार्च 1950 को जो है इसको लाया गया था भारत सरकार द्वारा, ठीक है। एंड फर्स्ट प्लानिंग कमीशन था वो किससे रिलेटेड था? दैट वाज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। क्या मुझे आप बता सकते हैं कि क्या प्लानिंग कमीशन आज भी जो है सेवा में है या नहीं है? बता सकता है कोई? देखिए प्लानिंग कमीशन अभी सर्विस में नहीं है। सो इट हैव बीन, मतलब इसे बदल दिया गया नीति आयोग से, ठीक है। देखिए पेपर पटवारी का तो ये मैं नहीं बता सकता हूँ कब होगा। ये आपको हिमाचल सरकार ही बता सकती है कि कब होगा, और एचपीआरसी ये बता सकता है कि कब होगा। तो जब तक होगा तब तक तैयारी कीजिए। नीति आयोग, एंड नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है?
दैट इज नेशनल, ये पेपर में पूछी जाती है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये कब जो है वर्किंग में आया है, दैट इज 1 जनवरी 1 जनवरी 2015, 2015 को जो है नीति आयोग सर्विस में आया है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी कॉमन क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का गठन किस तिथि को हुआ, मतलब हिमाचल प्रदेश का जो गठन है वो कब हुआ है, दैट इज 15 अप्रैल 1948, 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1956 और 25 जनवरी 1971। सो द आंसर इज 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। और जब गठन हुआ था तो हिमाचल प्रदेश में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स थे, दैट वाज कौन कौन से थे, महासू, आपका चंबा, सिरमौर एंड मंडी। ठीक है, देखिए ये 4 डिस्ट्रिक्ट थे जब हिमाचल फॉर्म हुआ था 1948 में। महासू आपका प्रेजेंट टाइम में जो आपका शिमला एंड जो सोलन का रीजन है, सोलन का कुछ एंड शिमला का कुछ रीजन जो है, ये महासू कहलाता है। जब महासू टूटा तो ये शिमला एंड सोलन निकल के आए। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश को फुल स्टेटहुड कब मिला था, एचपी गॉट फुल स्टेटहुड ऑन 25 जनवरी 1971 and it was declared as 18th state of India। ये भारत का 18वां राज्य बना था 1971 में। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है, जो ओजोन लेयर है हमारी हमारे एटमॉस्फेयर की जो ओजोन लेयर है वो किस चीज से प्रोटेक्ट करती है, रेडियो तरंगे, यूवी किरणें, धूल या प्रदूषण। देखिए इन सबसे तो ये करती करती है, लेकिन मेन किससे करती है, दैट इज यूवी, अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये सन है, अगर सन है यहाँ पे तो इसकी जो मतलब सनलाइट है ये बहुत हार्म होती है, इसमें बहुत ज्यादा जो है मतलब ऑक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है, तो जो अगर वो डायरेक्ट अगर ह्यूमन ह्यूमन बॉडी के साथ अगर वो कांटेक्ट में आ जाए तो ह्यूमन को जो है वो मतलब लॉस पहुंचा सकते हैं। इसलिए एक हमारे एटमॉस्फेयर में एक अल्ट्रावायलेट एक रेज होती है। ठीक है, सॉरी एटमॉस्फेयर में यूवी ओजोन सॉरी ओजोन लेयर होती है। ओजोन लेयर जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है जो इसके सूरज सनलाइट के जो ऑक्सीडेंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करके जो सन की जो प्योर लाइट है वो हमें भेजती है, ताकि ह्यूमन को इससे कोई इफेक्ट ना हो, ताकि जो स्किन डिजीज है ह्यूमन को देखने को ना मिले। आप देखेंगे लेकिन आज के टाइम में जो ये ओजोन लेयर है ये बहुत मतलब थिन हो रही है, और जो पोलर रीजन है मतलब हमारी पृथ्वी का वहां पर जो है ये बहुत वीक हो चुकी है। इसलिए वहां पर अगर आप देखेंगे तो मेल्टिंग ऑफ जो स्नो है वो उसका सबसे ज्यादा कारण जो है वो इसका ओजोन लेयर का पतला होना है। ठीक है, और वहां पर ओजोन लेयर पतली हो रही है और जो बर्फ है वो पिघल रही है, और वहां पर ऐसा देखा गया वहां पर ना थोड़ी सी वेजिटेशन भी जो आज के टाइम में देखने को मिली है, मतलब वहां पर कुछ प्लांट्स भी ग्रो हो रहे हैं। सो ये ह्यूमन मतलब जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वहां पर और जो नेचर है एटमॉस्फेयर है उसको ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। ठीक है, आगे जब अगर हम क्लासेस करेंगे तो उसमें ये आपको और ब्रीफली जो है बताया जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, कि जो सत्यमेव जयते आपने सुना ही होगा कहाँ से लिया गया है, भगवत गीता से, उपनिषद से, या रामायण से, या महाभारत से। सो ये लिया गया है उपनिषद।
दैट इज मुंडको उपनिषद। ठीक है, मुंडको उपनिषद इसका आंसर होगा। आ सकता है पेपर में, बहुत बार रिपीट हुआ है ये, तो ये आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुल्लू दशहरा कितने दिनों तक चलता है? आप सभी को पता ही होगा। तो 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन। सो सभी को पता है कि 7 डेज के लिए कुल्लू दशहरा जो है दैट इज फेमस। ठीक है, इंटरनेशनल होता है, इंटरनेशनल कुल्लू दशहरा। समझ आई बात? सो हाँ, द नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दैट इज अफ्रीका, यूरोप, एशिया या दक्षिण अमेरिका। इसमें पूछा गया है कि लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ वर्ल्ड। सो एवरीवन नोज द आंसर, दैट इज एशिया, जहां हम और आप रहते हैं, एशिया में। ठीक है, और इसके अंदर एशिया में टोटल 48 रिकॉग्नाइज्ड कंट्रीज हैं। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ सॉरी, वुमेन लेडी गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो दैट वाज प्रतिभा पाटिल, सरोजिनी नायडू, शीला कौल या विशाखा देवी। So everyone knows Sheila Kaul was the first lady governor of Himachal Pradesh. She has served as a governor in 1995 to 1996, I think. ठीक है, 1995 से 96 के बीच ये हिमाचल प्रदेश की गवर्नर रही थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसे है? मतलब जो हमारी करेंसी है उसे कौन जारी करता है? दैट इज एसबीआई, आरबीआई, गवर्नमेंट या फाइनेंस मिनिस्ट्री। सो द आंसर इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। एंड जो आपका रुपी होता है, जो आपका मतलब करेंसी है इंडिया की, उसमें किसके साइन देखने को मिलते हैं? बता सकता है कोई? साइन इन करेंसी। दैट इज गवर्नर ऑफ आरबीआई। ऐसे कोई प्राइम मिनिस्टर हैं जो आरबीआई के कभी गवर्नर रहे हैं? ये कमेंट्स में बताएंगे आप। ठीक है। है नहीं थे। शेर शाह सूरी ने क्या बनवाया था? जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, लाल किला, कुतुब मीनार या जामा मस्जिद। सो एवरीवन नोज कि शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था। और ये कहां से कहां तक था? कितने क्वेश्चंस रहे सर? और आपको जाना सुमित कहीं? अगर आपको जाना है आप यू कैन लीव। ऐसी कोई वो नहीं है, मतलब बॉन्डिंग नहीं है कि आपको मतलब क्लास में रुकना ही है, आप जा सकते हैं। देखिए, इसने जो जीटी रोड का जो रूट था दैट वाज फ्रॉम बांग्लादेश टू काबुल। उस समय जो आज के टाइम में पाकिस्तान है, पाकिस्तान भी भारत का पार्ट था एंड अफगानिस्तान अलग था। तो शेर शाह सूरी अफगानिस्तान का था, तो उसने काबुल तक बनवाया था। एंड बांग्लादेश भी जो था वो भारत का ही पार्ट था। तो इसे अगर कहा जाए तो वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल
आज के टाइम में वेस्ट बंगाल से लेकर के आज जो अमृतसर है, इंडिया का पंजाब का जो रीजन है अमृतसर, अमृतसर तक जो है ये आज ब्रॉड है। तो इसमें जो सिटीज आती हैं बीच बीच में या स्टेट्स आती हैं, एंड दैट इज वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा एंड पंजाब। ठीक है, ये आपकी जीटी रोड की जो स्टेट्स हैं। देखिए पेपर में ऐसा पूछा जाता है, अरेंज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, क्योंकि पेपर का जो पैटर्न है थोड़ा सा तो मतलब चेंज करता है एग्जामिनर। तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि जो जीटी रोड के बीच में जो स्टेट्स आती हैं उन्हें अरेंज कीजिए। तो देखिए आप ईस्ट में आप बंगाल सोच के चलिएगा, एंड वेस्ट में आप अमृतसर जो पंजाब का रीजन है उसे सोच करके चलिएगा, एंड उसके बीच में अगर जो स्टेट्स हैं उन्हें आप पुट ऑन कर सकते हैं। ठीक है, ओके सुमित। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में भोजन का निर्माण कहाँ होता है, कि जो प्लांट्स हैं उनमें वो अपना खाना कहाँ बनाते हैं? दैट इज जड़, तना, पत्तियां या फूल, रूट्स, स्टेम, लीव्स और फ्लावर्स। सो एवरीवन नोज कि जो पौधे हैं अपना खाना लीव्स में बनाते हैं, पत्तियों में। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्नौर की मुख्य उपज क्या है? किन्नौर, देखिए किन्नौर में क्या उगाया जाता है सबसे ज्यादा? सेब, केला, संतरा या चावल? देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो सभी को पता है कि वहां पर सेब सबसे ज्यादा उगाया जाता है। पर आप बताइए क्या वहां पर सिर्फ एप्पल ही होता है? वहां पर कुछ और कुछ दूसरा फ्रूट नहीं उगाया जाता है वहां पे? वहां पर और फ्रूट भी उगाया जाता है, जैसे बोला जाता है ग्रेप्स। ठीक है, वहाँ की एक जगह है रिब्बा, जिसे अंगूरों की धरती कहा जाता है, लैंड ऑफ ग्रेप्स। रिब्बा किन्नौर में ही है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। भारत में कितने समय क्षेत्र है, टाइम जोन है? देखिए ये टाइम जोन से क्वेश्चन इस बार 2025 में यूपीएससी में भी देखने को मिला था। ठीक है, तो देखिए ये पटवारी के क्वेश्चन पेपर में भी इसका क्वेश्चन जो है आया गया है, पूछा गया है सॉरी। तो इसमें भी क्या पूछा गया है? और इस बार जो आपने आप में से लोगों ने कई लोगों ने हिमाचल हाई कोर्ट का पेपर दिया होगा, जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, सो दे हैव आस्क्ड 1 2 3 और 4 कि भारत में कितने टाइम जोन है, समय क्षेत्र कितने हैं भारत में? सो एवरीवन नोस दैट इज 1। याद रखिएगा, भारत में एक ही समय जोन है। और सबसे ज्यादा कौन से देश में है? सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री में, बता सकता है कोई? देखिए सबसे ज्यादा जो है दैट इज इन फ्रांस। फ्रांस में देखने को सबसे ज्यादा मिलते हैं, टोटल कितने? 12 टाइम जोन है फ्रांस में। देखिए बहुत छोटी सी कंट्री है, इतनी सी कंट्री होगी और इसमें 12 टाइम जोन है। मतलब आप अपने घर से निकलते ही अगर आप मान लीजिए 5 6 किलोमीटर जाते हैं तो आप वहाँ पे टाइम जोन बदल जाता है। तो कभी मौका मिलेगा फ्रांस जाने का तो वहाँ पर जरूर इस चीज को आप ऑब्जर्व कीजिएगा। और फ्रांस के बाद कौन से है? दैट इज यूएसए एंड रशिया। देखिए 11 टाइम जोन है यहाँ पर। ठीक है, रशिया एंड यूएसए में। ठीक है, रशिया जो है वो सबसे बड़ी कंट्री है वर्ल्ड की, जिसका सबसे ज्यादा एरिया है पूरे वर्ल्ड में, और एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसका जो रीजन है वो यूरोप में भी आता है एंड एशिया में भी आता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए पूछा गया है बहुत ही मतलब एक इम्पोर्टेंट एंड प्रोमिनेंट क्वेश्चन है। हिमालय का निर्माण किस कारण हुआ था? जो आप हिमालय माउंटेन रेंज देखते हैं उसका जो निर्माण है वो किस कारण हुआ है? दैट इज समुद्री लहरें, ज्वालामुखी, भूपर्पटी का टकराव या हवा का क्षरण। मतलब सी वेव्स, वॉल्केनो
या कॉन्टिनेंटल प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक के कारण, या विंड के कारण। सो द आंसर इज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। देखिए जो हिमालयन रीजन है, हिमालयन रीजन का फॉर्मेशन कैसे हुआ था? जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई थी। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराने से क्या हुआ था, तो द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। देखिए जब जहाँ पे हिमाचल का जो रीजन है, जैसे उसे ही एज्यूम कर लीजिए, यहाँ पर हिमालय आपको देखने को मिलते हैं ऐसे ऐसे, तो कभी इस रीजन में कुछ भी नहीं था, इट वॉज टोटली प्लेन भी नहीं कहा जा सकता है, यहाँ पर पूरी तरह समंदर था। ठीक है, तो जो लैंड मास था वो समंदर के बीचों बीच था। जो ये मतलब हमारा आपने वर्ल्ड जो है आज के टाइम में देखा होगा, वर्ल्ड का जो मैप है वो आपने देखा होगा, तो जो वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं आपस में पहले जुड़ती थी। ठीक है, समय के साथ साथ जो मतलब एक्टिविटीज हुई अर्थ के अंदर, तो उस लैंड मास ने खुद को तोड़ना शुरू किया। तो वो तोड़ते तोड़ते खुद को ऐसी स्थिति में ले आया कि जो हिमालय जहाँ पर आज के टाइम में खड़ा है, वो इंडियन प्लेट के साथ कोलाइड किया। अब मान लीजिए ये इंडियन प्लेट है, ठीक है, मतलब यहाँ पे इंडियन प्लेट का कुछ लैंड मास है, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे जमीन है, बाकी ये समंदर है, और ये यूरेशियन प्लेट है। ठीक है, यूरेशियन प्लेट जो है खुद को मूव कर रही है, मान लो कुछ समय यहाँ पे रही, कुछ समय यहाँ पे रही, कुछ समय यहाँ पे रही। अब ये क्या है कि ये इंडियन प्लेट की तरफ बढ़ रही है। अब मान लीजिए जब ये खुद को इंडियन प्लेट के साथ स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा, इसका कुछ रिजल्ट होगा, इम्पैक्ट होगा, भूकंप आएगा। भूकंप आएगा तो जो ये जब दो रीजन आपस में टकराएंगे, तो जो लैंड मास है वो ऊपर की ओर जाएगा। जब वो ऊपर की ओर जाएगा तो वो पहाड़ी बनाएगा ना, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो जब पहाड़ बने होंगे तो जो इसका इम्पैक्ट होगा अर्थक्वेक का उस समय वो बहुत ज्यादा रहा होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जो हिमालय की हाइट है वो हर साल बढ़ रही है। देखिए हिमालय इज वेरी यंग माउंटेन रेंज। हिमालय जो है बहुत यंग माउंटेन रेंज है, और समय के साथ ये अपनी हाइट को इंक्रीज कर रहा है। आज के टाइम में 8848 थी इसकी, लेकिन आज के टाइम में 8848 से इसकी हाइट जो है वो बढ़ चुकी है। ठीक है, पहले इसकी 8848 मीटर की हाइट थी। अब देखिए अर्थक्वेक होगा, आपको पता ही है जो हिमालय वाला रीजन है वो अर्थक्वेक जोन में नंबर 5 पे आता है, 4 5 पे। तो यहाँ पे अर्थक्वेक हमेशा देखने को मिलता है। तो अर्थक्वेक जितनी बार भी अर्थक्वेक होगा तो जो प्लेट्स हैं वो आपस में कोलाइड करेंगी तो जमीन है वो धसेगी ही ना। तो जब जमीन धसेगी तो जो पहाड़ों की हाइट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। जब रेगुलर क्लास करेंगे तो उसमें और आपको ब्रीफली जो है ये बताया जाएगा कि कैसे क्या था। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? सो दे हैव आस्क्ड राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन या वेंकैया नायडू। सो एवरीवन नोज राधा कृष्णन वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद जी के बाद यही बने थे। ठीक है, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट तो उनके यही थे, लेकिन जब उनका टेन्योर पूरा हुआ तो ये प्रेसिडेंट बन गए थे भारत के। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, इंग्लिश, चीनी या स्पेनिश? सो द आंसर इज चीनी, चाइनीज। चाइनीज सबसे ज्यादा बोली जाती है। ये कंसेप्ट था उस समय जब जैसे चाइना सबसे पॉपुलेटेड कंट्री थी, चाइना वाज मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। तो उस समय क्या था कि जहां जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो वहां पर कोई भाषा बोली जा रही होगी। ठीक है, तो वहां पर चाइनीज जो थी वो सबसे ज्यादा बोली जा रही थी। ठीक है, अब इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन इंडिया में लैंग्वेज का जो डाइवर्जन है वो बहुत ज्यादा है। 10 किलोमीटर के बाद जो है लैंग्वेज चेंज हो जाती है। ठीक है, जब लैंग्वेज चेंज हो जाएगी तो सबसे ज्यादा बोलने वाली जो कोई प्रोमिनेंट लैंग्वेज इंडिया में नहीं रहेगी। शायद चाइना में चाइनीज ही बोली जाती है, एक ही बोली जाती होगी, इसलिए ये कंसेप्ट जो है
माना जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि कृषि किस क्षेत्र में आता है? एग्रीकल्चर जो है कौन से सेक्टर में आता है? दैट इज प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या औद्योगिक, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या इंडस्ट्रीज। सो द आंसर इज प्राइमरी। देखिए जहां पर भी मतलब कोई वर्क, छोटा काम आ रहा होगा, मतलब किसी भी चीज की प्रोडक्शन आ रही होगी, वो हर चीज जो है वो प्राइमरी सेक्टर में आएगी। ठीक है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, फिशिंग हो, एंड जो भी इस तरह की सर्विस रहेगी वो प्राइमरी प्राइमरी सेक्टर में आएगी। ठीक है, समझ आई बात? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सबसे छोटी सूचना इकाई कौन सी है? कि कंप्यूटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, दैट इज बाइट, बिट, केबी और एमबी। सो द आंसर इज दैट इज बिट। देखिए पेपर में ये पूछा जाता है कि जैसे वो अरेंज करने के लिए आया था, वैसे ही अरेंज करने के लिए ये भी पूछा जाता है कि असेंडिंग से डिसेंडिंग कीजिए, डिसेंडिंग से असेंडिंग कीजिए, मतलब छोटे से बड़े की ओर जाइए। सो सबसे छोटी होती है बिट। बिट के बाद क्या आता है? बिट के बाद आता है बाइट। ठीक है, बाइट के बाद आता है केबी, किलो बाइट। ठीक है, केबी के बाद आता है एमबी, मेगाबाइट, एंड एमबी के बाद आता है जीबी, गीगाबाइट। ठीक है, एंड गीगाबाइट के बाद आता है टीबी, टेराबाइट। देखिए सबसे ज्यादा मेमोरी जो होती है टीबी में स्टोर होती है। ठीक है, सो ये आपको पता होना चाहिए जो इसका सीक्वेंस है, असेंडिंग टू डिसेंडिंग एंड डिसेंडिंग टू असेंडिंग, ये कैसे भी आ सकता है। सो ये आप पर है कि आप कैसे लगाते हैं इसे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, मतलब टोटल हाई कोर्ट्स इन इंडिया? दैट इज 20, 22, 25 और 30। सो द आंसर इज 25। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? डब्ल्यू एच ओ हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर ऑफ डब्ल्यू एच ओ, दैट इज पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क और जिनेवा। सो द आंसर इज जिनेवा। देखिए जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उससे हमेशा क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा, ये आपको पढ़ाई जाएंगी, और जितनी भी है सारी की सारी पढ़ाई जाएंगी, और इससे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कीजिए कि 101% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? दैट इज 1915, 1917, 1919, सॉरी 1919 एंड 1921। सो इट वाज अकर्ड ऑन 13th अप्रैल 1999। यहाँ पर एक सभा हो रही थी अमृतसर में, जलियांवाला में। कुछ मॉडरेट लीडर्स थे, जिसमें सैफुद्दीन किचलू थे। उन्हें अंग्रेजों ने जो था वो अरेस्ट कर लिया था। तो इस चीज का विरोध करने के लिए जो लोग थे उन्होंने एक आयोजन किया था जलियांवाला बाग में। तो ये चीज जो थी अंग्रेज ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो थी पता लग गई थी कि यहाँ पर किसी तरह की जो है मतलब गैदरिंग होने वाली है। तो वो उस गैदरिंग को हटाने के लिए उन्होंने कोई उस तरह का बंदोबस्त नहीं किया। तो जिसे हम जनरल डायर कहते हैं वो अपनी फोर्स लेकर के आया। तो जो ये ग्राउंड था, ग्राउंड में एक ही दरवाजा था, मतलब वो एंट्री भी वहीं से थी और एग्जिट भी वहीं से थी। तो वो जो अपने टैंक्स थे वो जो गाड़ी थी वो वहां पर लेकर आया और उसने दरवाजे पे खड़ा कर दिया, और खड़ा कर दिया और लोगों के ऊपर वहीं से जो थी फायरिंग शुरू कर दी। अमृतसर आप में से गए होंगे काफी लोग, तो आपने वहां पर ये इम्पैक्ट देखा होगा, आज भी जो बुलेट्स के निशान है वो वहां पर देखने को मिलते हैं। तो इस तरह का इंसिडेंट जो था वो किया था वहां पर। जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो सेडिशन लॉ थे तो उनको उनको जो था वो लागू कर दिया था, जिसमें बोला जाता था नो बेल,
ना दलील ना वकील, कुछ इस तरह की जो नारा चलता था कि मतलब किसी अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को किसी पर भी अगर शक होता है तो शक के बिना पर भी अरेस्ट किया जा सकता था, और उससे अगर उसे शक के आधार पर भी अगर उठाया गया है तो ना उसे वकील की अनुमति होगी, ना कोई वो दलील दायर कर सकता है। ठीक है, मतलब काइंड ऑफ जो आज के टाइम पे जो इसका एंटी नेशनलिज्म का जो मतलब तगमा लगता है, उस तरह का तगमा जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी लोगों पर लगा देती थी। और सेडिशन चार्ज मतलब राजद्रोह देशद्रोह का मुकदमा जो था वो चलाया जाता था। जैसे आज के टाइम में आपने देखा होगा जो एक एनवायरमेंटलिस्ट है लद्दाख से, सोनम वांगचुक, उनको उठा करके लद्दाख से उठा करके जोधपुर जेल में डाल दिया गया है, और उनके ऊपर भी सेडिशन का ही एक्ट लगाया है गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो देखिए सरकारें कितनी दमनकारी होती है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने राज्य हैं, टोटल स्टेट्स इन इंडिया। देखिए पेपर में ये पूछा जाएगा। सो दैट इज 28 एंड यूटीज हाउ मेनी, दैट इज 8 यूटीज। अच्छा मुझे आप ये बताएंगे कि अंडमान एंड निकोबार जो है, जो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है। ये पूछा जाता है बहुत बार पेपर में, ये पहले भी क्लरिकल लेवल के कुछ पेपर में जो है ये चीज पूछी गई है। सो आप बताएंगे कि कहाँ हो सकता है, आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है, कि ऐसी स्टेट इंडिया की जहां पर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर आपको देखने को मिलता है, दैट इज मध्य प्रदेश, अरुणाचल, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा। सो द आंसर इज मध्य प्रदेश। एमपी में जो है सबसे ज्यादा फॉरेस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, और सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व भी जो है आपके वो एमपी में ही है। सबसे ज्यादा टाइगर्स भी आपको देखने को एमपी में ही मिलेंगे, टाइगर्स एज वेल एज चीतास। चीता जो लाया गया था ना वहाँ पूनो नेशनल पार्क में रखा उसको, तो वो भी मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जन गण मन किसने लिखा। रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या गुरु नानक देव जी। सो एवरीवन नोज दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, दैट इज केटू, कंचनजंगा, एवरेस्ट या धौलगिरी। सो एवरीवन नोज माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, सभी को पता है। और ये मुझे कोई बता सकता है कि ये कौन कौन से देशों के बीच जो है इसकी मतलब जो बाउंड्री है कौन कौन से कंट्रीज के साथ शेयर होती है, ये आप कमेंट्स में बताएंगे मुझे। जो माउंट एवरेस्ट है इसकी जो मतलब कंट्रीज हैं, कौन कौन सी कंट्रीज के साथ ये अपना लैंड मास शेयर करता है, बता सकता है कोई। सो प्लीज कमेंट में आप ये जरूर बताइएगा। और इंडिया की कौन सी है, इंडिया की कौन सी है। देखिए इंडिया की तो ऐसे टेक्निकली सबसे हाईएस्ट जो है दैट इज कंचनजंगा, इसको के टू भी बोलते हैं, कंचनजंगा के टू भी कहते हैं इसे। ठीक है, इट लाइज इन सिक्किम। बट अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो सबसे बड़ी इंडिया की सबसे बड़ी जो हाईएस्ट पीक है दैट इज गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, इट लाइज इन पीओके। देखिए पीओके के रीजन में यही है, इसलिए इसे मतलब क्लेम तो करते हैं, लेकिन मतलब पाकिस्तान के रीजन में है, तो अगर नॉन डिस्प्यूटेड अगर कहा जाएगा तो दैट इज कंचनजंगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन,
हिमाचल का सबसे बड़ा जिला, देखिए इसमें क्या खेला किया गया है, इसमें पूछा गया सबसे बड़ा जिला, तो ये कांगड़ा, मंडी, शिमला और चंबा। पर अगर टेक्निकली देखेंगे तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो दैट इज कांगड़ा। ठीक है, लेकिन अगर एरिया वाइज पूछा जाएगा सो दैट इज लाहौल एंड स्पीति। कांगड़ा जो है पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा है। ठीक है, एंड लाहौल स्पीति इज एरिया वाइज। डोमविश, यस आप सही कह रहे हैं, दैट इज कलकत्ता हाई कोर्ट। ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। सो गुड, वेरी गुड। सो इट वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास। जो और ये जो 2012 का हमारा पटवारी का पेपर है ये हमने आज मतलब कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा और भी जो है आपके लिए कंटेंट जो है वो लाया जाएगा। तो और किसी की कुछ क्वेरीज हैं वो प्लीज मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। एनीवन हैविंग एनी क्वेरी? सो किसी को कोई क्वेरी नहीं है? देखिए ऐसे ही कुछ कल कुछ क्वेश्चंस जो आपके लिए लाए जाएंगे और एमसीक्यू की फॉर्म में, और उन्हें हम एक्सप्लेनेशन के फॉर्मेट में समझेंगे। ठीक है, और जल्दी आपके लिए जो बैच है वो मतलब शुरू कर दिया जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। और इसकी बहुत ही एक मिनिमम फीस रखी है मैंने, 500 रुपीज़। तो यार जितना मेरे से मतलब आपके लिए बेस्ट हो पाएगा मैं आपको पूरा बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। और बाकी आप पढ़ ही रहे होंगे। और बाकी पेपर कब होगा नहीं होगा, देखिए ये हम नहीं बता सकते हैं कि कब होगा कब नहीं होगा। ये सारी गवर्नमेंट की नॉर्म्स है और गवर्नमेंट ही बता सकती है कि कब होगा। ठीक है, आई बात समझ? तो उम्मीद है आपकी आज की क्लास आपको समझ आई या नहीं आई, यस या नो में प्लीज आप मुझे एक बार प्लीज बता दीजिए ताकि मैं और नेक्स्ट एनहांस कर सकूं। देखिए नए नए टॉपिक्स अगर आपको देखने को मिलेंगे तो ये आपके लिए काम आएंगे, और मैं वही आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ जो आपके पेपर के लिए रेलेवेंट है। ठीक है, क्योंकि देखिए प्लस टू लेवल का मतलब प्लस टू इसकी क्वालिफिकेशन है, 10th लेवल पे ही आएगा। तो ऐसा भी कुछ 30 मार्क खाने ही आ जाएगा, पर ऐसा भी नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही लो आएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मतलब यूपीएससी में देखने को मिले और वही पटवारी में आ रहे हैं। ठीक है, सो पेपर का फॉर्मेट पूछने का तरीका अलग होता है, क्वेश्चन सेम ही होते हैं। समझ आई बात? सो किसी की कोई क्वेरी प्लीज कमेंट्स में मुझे बता सकता है कि किसी की कोई क्वेरी है तो। चलिए ठीक है, तो देखिए किसी की कोई भी क्वेरी रहेगी तो प्लीज कमेंट्स में बता सकता है। एंड